हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एग्री आई क्यू। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में AEXT 5121 का पार्ट ए एंड पार्ट बी सॉल्व किया था, यह लेक्चर उसी के कंटिन्यूएशन में है और इस लेक्चर में हम लोग एक्सटेंशन का पार्ट सी एंड पार्ट डी सॉल्व करने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न इट विथ इट एंड आपका एग्ज़ाम एक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पार्ट सी में हमारा पहला क्वेश्चन है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, मतलब कि कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या बैरियर्स हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन में मेनली 7 बैरियर्स आते हैं, जो क्या क्या हैं: फिजिकल बैरियर, परसेप्चुअल बैरियर, इमोशनल बैरियर, कल्चरल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, जेंडर बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, ब्रेक थ्रू द बैरियर। मतलब कि फिजिकल बैरियर मतलब क्या हो रहे हैं कि अगर मैं कम्युनिकेट कर, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, है ना, पर यहाँ पे और कोई डिस्टर्बेंस प्रेजेंट है, ठीक, तो ये हुआ फिजिकल बैरियर। परसेप्चुअल बैरियर मतलब मैं आपको बोल कुछ रही हूँ पर आप कुछ और समझ ले रहे हैं क्योंकि मैं आपके सामने प्रेजेंट नहीं हूँ, तो परसेप्शन गलत हो जाता है ना, तो ये हुआ परसेप्चुअल बैरियर। इमोशनल बैरियर मतलब जैसे कि अगर आप किसी से ज़्यादा अटैच्ड हैं, है ना, तो आप उसके ऊपर चिल्ला नहीं सकते। जो मेन आपका कम्युनिकेशन का टाइप हो, आप मतलब आपके मन में ऐसा है नहीं, अगर मैं ये वर्ड बोल दी तो उसको हर्ट होगा, है ना, तो इस टाइप से इमोशनल बैरियर आते हैं। कल्चरल बैरियर मतलब कि आपके अगेंस्ट कुछ जब चला जाता है ना, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कल्चरल बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का मतलब जैसे कि अगर आप किसी गाँव में जाते हैं, आपको छत्तीसगढ़ी आती नहीं है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको उससे कम्युनिकेट करना है, पर जो विलेज का पीपल है, जो इलिटरेट है, वो तो अच्छे से छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज ही समझेगा ना, तो वहाँ पे कौन से बैरियर्स आते हैं, लैंग्वेज बैरियर। जेंडर बैरियर, है ना, आप अपने ग्रुप में अलग कंफर्टेबल रहते हैं, मेल फ्रेंड्स, है ना, फीमेल फ्रेंड्स अपने ग्रुप में अलग कंफर्टेबल रहते हैं। कुछ कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं जो हम सेम जेंडर वालों के साथ ही कर सकते हैं, है ना, चाहे एक गर्ल और बॉय जितनी भी डीप फ्रेंडशिप हो, पर हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, तो इस तरीके से जेंडर बैरियर आती है। इंटरपर्सनल बैरियर मतलब अगर आपस में हमारी पटती नहीं है, ठीक, तो मैं अच्छे से आपसे कम्युनिकेट नहीं करूँगी। ब्रेक थ्रू द बैरियर मतलब बैरियर के कारण जो भी रुकावटें आती हैं वो भी एक बैरियर ही बन जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ पीपल लिविंग ऑफ द रूरल एरिया बाय हेल्पिंग देम इन यूजिंग देयर नेचुरल रिसोर्स like land, water, livestock in the right way. Rural people are helped in planning and implementation of their family and village plans for increasing agricultural production, improving existing village craft and industries. क्या है कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो हमारे स्टैंडर्ड है, मतलब कि लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको इंक्रीज करना, है ना, किस चीज़ से इंक्रीज, और जो रूरल पीपल है ना, उनके स्टैंडर्ड को कैसे इंप्रूव करना, जैसे कि उन लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना है, लैंड, वाटर, लाइव स्टॉक, तो इन सब का यूज़ करें पर एक राइट वे में करें जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो सके, ठीक है। अब जो रूरल पीपल हैं उनको हेल्प किया जाता है कि उन लोग अपने फैमिली प्लान कर सकें, जो भी इम्प्लीमेंटेशंस है वो अपनी फैमिली में इम्प्लीमेंट कर सकें, है ना, और जिससे उनका क्या हो, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी बढ़े। जो जो विलेज क्राफ्ट्स वो लोग यूज़ करते हैं, है ना, जैसे कोई विलेज में क्या करता है, अपना स्मॉल बिजनेस या स्मॉल फार्म सेटअप करता है, तो वो सब क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, ठीक है। अब it should also help in providing minimum health, recreational, educational and housing facilities for improving family living condition in village. The fundamental objective of extension education is to develop the rural people economically, socially and culturally by means of education. The specific objective is to development of the people. तो एक्सटेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग पीपल की डेवलपमेंट करें, है ना। अब कैसे करना है, तो उनको मतलब जो हेल्थ है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, जो एजुकेशनल सिस्टम है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, ये सब एक्सटेंशन एजुकेशन के द्वारा इम्प्रूव
किया जाता है। ठीक है, अब है हमारा ORP कि ORP क्या होता है। ठीक है, तो जो ORP है वो 1975 में ICAR के द्वारा लॉन्च किया गया था और द बेसिक एम ऑफ ORP was to demonstrate the technologies to farmer and extension workers on a watershed basis to evoke community action and participation। तो जो ORP है उसका बेसिक एम क्या था कि जो फार्मर्स हैं है ना, उनको अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डेमोन्स्ट्रेट कराएं और उनको उस टेक्नोलॉजी को उनके बीच में एक्सटेंड किया जा सके। ठीक है, उनका जो विलेजर्स हैं उनका एक पॉजिटिव पार्टिसिपेशन हो उस पर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ORP के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे to test, adopt and demonstrate the new agricultural technologies in the farmers field in a cluster of 3 to 4 villagers or in a watershed area, to calculate profitably of the new technology meant for increasing production and economic return sustainability, to identify socio-economic constraints affecting transfer of new technologies to access the credit worthiness of a new agricultural practice। मतलब कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं है ना, उन सब को क्या करना है, डेमोस्ट्रेट करना है फार्मर को और उनका एक पॉजिटिव पार्टिसिपेशन उस टेक्नोलॉजी में लाना है जिससे उनको क्या हो, एक प्रॉफिटेबल टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो। ठीक है, जिससे उनका प्रोडक्शन भी बढ़े और जो इकोनॉमिक रिटर्न है वो भी सस्टेनेबल मैनर में रहे। जो भी सोशियो इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स हैं है ना सॉरी जो भी सोशियो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स हैं उनका पता चल पाए अच्छे से और नए टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो पाए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, मैंडेट्स ऑफ KVK। जो KVK होते हैं उनके क्या क्या मैंडेट्स हैं, है ना। द KVK फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेटिव पार्टिसिपेशन ऑफ साइंटिस्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, extension worker and farmer, imparting learning through work experience to those who are engaged in farming in the main purpose of KVKs. The mandate of KVK is technology assessment, demonstration for its application and capacity development। तो सबसे पहले जो हमारे KVK का फंक्शन क्या है अपन ये देखते हैं। तो KVK एक कोलैबोरेशन टाइप में चलता है ना। कैसे, तो उसमें साइंटिस्ट का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, जो SMS होते हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट या फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनका भी इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, जो एक्सटेंशन वर्कर्स होते हैं फार्मर्स होते हैं, है ना। ये सब भी हमारे KVK के मैंडेट्स हैं। ठीक, अब जो KVK के मैंडेट में मेनली आते हैं वो क्या क्या हैं, टेक्नोलॉजी असेसमेंट करते हैं ये लोग, डेमोस्ट्रेशन करते हैं और जो कैपेसिटी है इनके डेवलपमेंट की वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा KVK का मैंडेट। अब अपन देखेंगे 5th क्वेश्चन जो कि है NAIP। तो NAIP का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट। ठीक, तो ये क्या करता है, द Indian National Agriculture Innovation Project contributes to the sustainable transformation of Indian agriculture sector to more of a market orientation, to relieve poverty and improve income, to facilitate an accelerated and sustainable transformation of the Indian agriculture so that it can support poverty alleviation and economic generation through collaborative development and application of agriculture innovation by the public organization in partnership with farmers group, the private sector। तो NAIP क्या है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, है ना। ये क्या करता है, जो इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराता है। ठीक है, ताकि क्या हो, पोवर्टी ख़त्म हो सके और जो इनकम है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक, जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो NAIP के द्वारा एक एक्सेलरेटेड मैनर में फैसिलिटेट होता है और इसमें सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जो पॉवर्टी है इससे ख़त्म होता है और इनकम का जनरेशन होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा NAIP। फिर अपन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है NATP। NATP क्या है, द नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ठीक, ये क्या है, एक is a dynamic instrument of introducing major changes in the agriculture research
and extension system of the country, beside developing their capabilities to meet future challenge. The project was initiated by Ministry of Agriculture Government. तो NADP क्या है? इसका फुल फॉर्म सबसे पहले है नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ये क्या है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग अपने एग्रीकल्चर रिसर्च में, है ना, क्या कर सकते हैं? मेजर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, जिससे क्या होगा कि हम लोग फ्यूचर की जो चैलेंजेस हैं उनको फिलफिल कर सकते हैं और अपने आप में एक कैपेबिलिटी डेवलप कर सकते हैं कि हम लोग फ्यूचर की चैलेंज से ओवरकम कर सकेंगे। ठीक, अब ये जो प्रोजेक्ट था इसको गवर्नमेंट के द्वारा रन कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे हमारे पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है एक्सटेंशन प्राइवेटाइजेशन। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग इसमें वर्ड का मतलब समझेंगे कि एक्सटेंशन वर्ड का मतलब अभी तक हम लोग देख लिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब हम वर्ड यूज़ करते हैं प्राइवेट, इससे अपन क्या बताते हैं कि वो किसी एक पर्सन को बिलोंग करता है या किसी एक एंटिटी को, एक यूनिटी को बिलोंग करता है। ठीक है, तो एक्सटेंशन प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इज डिस्कस्ड, प्राइवेटाइजेशन इज यूज्ड इन द broadest sense of introducing or increasing private sector participation, which does not necessarily imply a transfer of designated state-owned asset to the private sector. In fact, the various cost recovery, commercialization, and other so-called privatization alternatives have been adopted to improve agriculture extension. क्या होता है जब हम लोग एक्सटेंशन में प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर्स है जैसे कि NGOs वगैरह है ना, वो सब जब एक्सटेंशन वर्क में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या होता है, नेसेसरीली जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, उसकी वर्क इफिशिएंसी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट, है ना। तो जब हम लोग एक्सटेंशन प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें जो प्राइवेट एंटिटीज़ का जो कंट्रीब्यूशन होता है या प्राइवेट के थ्रू जो एक्सटेंशन वर्क डेवलप किए जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन प्राइवेटाइजेशन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ICT टूल्स फॉर एक्सटेंशन। सबसे पहले तो ICT क्या होता है ना, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग बोलते हैं ICT। तो ICT में होता क्या है, ये जो भी इंफॉर्मेशन है उनका ट्रांसफ़र होता है इससे। ठीक है, अब ICT टूल्स क्या क्या हैं ये देखते हैं। तो मोबाइल ऐप हो गया, वेब पोर्टल हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया और ई-लर्निंग हो गया। तो मोबाइल ऐप के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी भी जो यूज़ कर रहे हैं मोबाइल ऐप ही है ना, आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं। वेब पोर्टल, जब भी आपको कुछ सर्च करना होता है, सर्च इंजन, आप वेब पोर्टल की यूज़ करते हैं। रिमोट सेंसिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ई-लर्निंग, तो ये सब होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है मीडिया मिक्स स्ट्रेटजी। तो मीडिया मिक्स स्ट्रेटजी क्या होता है? मीडिया मिक्स हमने पहले भी पढ़ा है, तो मीडिया मिक्स स्ट्रेटजी क्या होगी? ठीक है, तो अ मीडिया मिक्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ चैनल यूज्ड बाय कंपनीज टू अचीव देयर मार्केटिंग गोल्स। It allows brand to increase their outreach significantly with the help of both offline and online media channels. तो मीडिया मिक्स क्या होता है? ये बहुत सारे चैनल्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक, ताकि हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे मार्केटिंग का गोल है वो हम लोग मीडिया मिक्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं। मीडिया मिक्स क्या करता है, तो जितने भी जो ब्रांड्स हैं इनको अलाउ करता है, ठीक, ताकि ये दोनों ही ऑफलाइन और ऑनलाइन मीडिया चैनल्स के थ्रू अपने मार्केटिंग गोल्स को फुलफ़िल कर सकें और अचीव कर सकें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? TOT। तो TOT का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो ब्रूक्स 1966 डिफाइंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एज द प्रोसेस बाय विच साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर डिफ्यूज्ड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो ब्रूक्स थे उन्होंने 1966 में बताया कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है ना, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी
आपस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। और कैसे डिफ्यूज़ होते हैं? तो ह्यूमन के इंटरवेंशन से या फिर ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से। ठीक है। दूसरा डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सान 1976, TOT मीन्स translating the research findings or technologies into actual practice in the farm by recipient or farmers themselves. It implies the trial, evaluation and consequent adoption of technology generated. सान ने क्या कहा कि जो TOT है, इसका मतलब जो भी रिसर्च हम लोग कर रहे हैं या जो भी फाइंडिंग्स है ना, उनका क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है, जिससे कि जो रिसिप्टेंट है, मतलब कि जैसे मैं कन्वे कर रही हूँ मैसेज, आप उसको रिसिप्ट कर रहे हैं, है ना, तो जो रिसिप्टेंट है या फिर जो फार्मर हैं उन तक वो मैसेज क्या हो सके? अच्छे से ट्रांसलेट हो सके, और उन लोग उसको क्या कर सकते हैं? उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इवेल्युएशन कर सकते हैं या उसको एडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं द कंपोनेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आर इनलिस्टेड एज अंडर। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, तो क्या क्या है? पहला है अपना साइंस और साइंटिफिक नो हाउ, डिसेमिनेशन, एप्लीकेशन और यूटिलाइजेशन, एडॉप्शन एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन। सबसे पहले कि जो साइंटिफिक मैनर है कि एक्चुअल में वो है क्या, ये अपने को पता होना चाहिए। उसका डिसेमिनेशन, है ना, फिर उसका एप्लीकेशन अपने को पता होना चाहिए और उसकी यूज़ पता होनी चाहिए, फिर उसका एडॉप्शन करने आना चाहिए और उसका एक प्रोडक्शन इम्प्रूव्ड वे में अपने को मिलना चाहिए। तो ये पाँच क्या हैं? TOT के, यानी कि टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र के कंपोनेंट्स हैं। ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्या है? डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न आपने दूसरे सब्जेक्ट्स में भी डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ा है, सेम मैटर यहाँ पे भी है कि डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूज़न इज़ द प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टन चैनल्स ओवर टाइम अमंग द मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम। जब हम लोग पिछले सब्जेक्ट्स में डिफ्यूज़न के बारे में पढ़े थे, हमने क्या पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग इसका मूवमेंट होता है ना, वैसे ही इसमें भी है। बस आपको समझने की ज़रूरत ये है कि यहाँ पे अपन कम्युनिकेशन को इंक्लूड कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? डिफरेंट चैनल्स के थ्रू एक जो प्रोड्यूसर है उससे 1000 ऑफ रिसीवर्स तक कन्वे होता है ना, तो ये प्रोसेस होता है हमारे डिफ्यूज़न का। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारे पार्ट सी का लास्ट क्वेश्चन है। एडॉप्टर स्ट्रेटजीज़। एडॉप्टर की क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं? ठीक है। तो मेनली जो एडॉप्टर हैं उनकी 5 स्ट्रेटजी होती हैं। सबसे पहला इनोवेटर, अर्ली एडॉप्टर, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी और लैगर्ड्स। अब ये सब होते क्या हैं ये अपन देखते हैं, है ना। तो जो इनोवेटर है या फिर वेंचर सम, ये क्या करता है? कुछ भी इनोवेटिव आइडियाज़ या नोवेल्टी जो होता है उनको क्रिएट किया जाता है। जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं वो रेस्पेक्टफुल होते हैं, जो अर्ली मेजोरिटी है वो डेलिब्रेट है, जो लेट मेजोरिटी है वो स्केप्टिकल है, और जो लैगर्ड्स है वो ट्रेडिशनल मीन्स है। ओके, तो ये हुआ हमारा पार्ट सी। अब हम लोग देखते हैं हमारे पार्ट डी के क्वेश्चंस। पार्ट डी में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशंस के क्या क्या प्रिंसिपल हैं, है ना। तो एक्सटेंशन एजुकेशन के मेनली 14 प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें से आप 4 to 5 कर लें तो इनफ है। ठीक। अब ये सब है क्या क्या? अ प्रिंसिपल इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी टू गाइड डिसीजन एंड एक्शन इन अ कंसिस्टेंट मैनर। मैथ्यू ने क्या कहा कि ये जो प्रिंसिपल होता है ना, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे हमको कोई डिसीज़न या फिर एक्शन हमारा फिक्स होता है। ठीक। तो अब एक्सटेंशन के क्या क्या प्रिंसिपल हैं? तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। इसके अंदर मैंने आपको पूरे मैटर दिए हैं, तो ये आप अपने से रीड करिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं प्रिंसिपल को आपका ओवरव्यू बता रही हूँ। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस, इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट पीपल हैं, है ना, उनका थिंकिंग का, लिविंग का और उनके मतलब उनके कल्चर का सब डिफ़र करता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक। तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या करता है? इन सबको लाइन अप करने की कोशिश करता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ कल्चर चेंज। उसके बाद है हमारे पास थर्ड प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये क्या होता है, जो रूट, जैसे कि हर प्लांट का एक अलग रूट होता है ना, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग रूट सिस्टम होता है, एक ग्रुप सिस्टम होता है। ठीक, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग इनोवेशन होता है। तो ये होता है हमारे एक्सटेंशन का थर्ड प्रिंसिपल। फिर है फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड। जो एक्सटेंशन वर्कर हैं उनको सबको साथ में वर्क करना चाहिए, क्योंकि कोऑपरेशन से ही क्या होता है, सोशल अपलिफ्टिंग होता है। मतलब कि सबको एक ही चीज़ में इंटरेस्ट अपना क्रिएट करना चाहिए या इन्हेंस करना चाहिए। फिफ्थ हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ, सॉरी ये सेम है बट कंटेंट अलग है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट है ना। इसमें क्या होता है, पीपल शुड वॉलेंटरी पार्टिसिपेट। मतलब कि जो हर एक इंडिविजुअल है उनको, वॉलेंट्री का मतलब खुद की इच्छा जो होती है ना, तो जो पीपल्स हैं उनको वॉलेंट्री पार्टिसिपेट खुद से करना चाहिए। सब में एक इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी प्रिंसिपल 6। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है, जब हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तभी लीडरशिप या फिर कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप होता है। तो अपने को क्या करना चाहिए, एक्सटेंशन वर्क में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सेवेंथ है प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन द यूज़ ऑफ टीचिंग मेथड। अपने हमको क्या है, हर कंडीशन को अडेप्ट होना चाहिए, तो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हमारे डेवलप होगी। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है ना। फिर प्रिंसिपल ऑफ ट्रेंड स्पेशलिस्ट, मतलब कि जो स्पेशलिस्ट हैं, जो भी ट्रेनिंग है एसएमएस है, उनसे अपने को क्या करना है, लिंक बनाए रखना है, ताकि हमारा रिसर्च और जो एप्लीकेशन है वो अच्छे वे में कन्वे हो सके। फिर प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो जो एक्सटेंशन का प्रोग्राम है ये पीपल्स को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर जो कम्युनिटी है वो सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिलती है तो वो एक्सटेंशन वर्क में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा। फिर जो 11th है हमारा, ये वाला पॉइंट 11th क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली अप्रोच। मतलब जितने भी लोग भी एक्सटेंशन से रिलेटेड हैं उनको अपन को एक फैमिली कंसिडर करके सब में को साथ में वर्क कंप्लीट करना है। प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड साइंस और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। जब भी हम लोग किसी चीज़ को करते हैं तभी हम लोग उस चीज़ को अच्छे से सीखते हैं। ठीक, तो ये सब है हमारे एक्सटेंशन के मेन प्रिंसिपल्स। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है डिस्क्राइब द प्रेजेंट एक्सटेंशन सिस्टम वर्किंग इन इंडिया। इंडिया में अभी करेंट टाइम्स में कौन कौन से एक्सटेंशन सिस्टम रन हो रहे हैं ये अपने को बताना है। तो क्या क्या है, सबसे पहले KVK। तो KVK के बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, हम सब इससे, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं वो इससे अटैच्ड ही हैं, है ना। KVK मतलब क्या होता है, कृषि विज्ञान केंद्र। सेकंड है हमारा SAU, मतलब कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हर एक स्टेट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक यूनिवर्सिटी है जो एक्सटेंशन प्रोग्राम्स को कन्वे करती है। फिर थर्ड है हमारा गवर्नमेंट एक्सटेंशन प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट इन सब के अलावा भी बहुत सारे एक्सटेंशन प्रोग्राम रन करती है। फिर है इंडिपेंडेंट NGO और फिर ICT, मतलब कि हमने जो ICT के बारे में अभी पढ़ा था उसका यूज़। ठीक, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है क्लासीफाई एंड डिस्कस द एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। एक्सटेंशन में कैसे टीचिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं, इस चीज़ को अपने को क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो इसमें क्या क्या है, 2 तरीके का होता है, एक अकॉर्डिंग टू यूज़, दूसरा अकॉर्डिंग टू फॉर्म। तो यूज़ में आता है हमारा इंडिविजुअल कम्युनिकेशन या फिर कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन। सेकंड है हमारा ग्रुप कॉन्टैक्ट, तीसरा है हमारा मास कॉन्टैक्ट। और फॉर्म के अकॉर्डिंग जब हम लोग करते हैं तो एक हम लोग रिटर्न कम्युनिकेशन कर सकते हैं, स्पोकन टीचिंग कर सकते हैं, विजुअल टीचिंग कर सकते हैं और स्पोकन एंड विजुअल टीचिंग कर सकते हैं। अभी जो आप लोग मेरे थ्रू पढ़ रहे हैं ये क्या है, स्पोकन एंड विजुअल है ना। आप लोग जो वर्ड्स हैं उनको देख रहे हैं और जो मैं बोल रही हूँ वो सुन रहे हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि एक एक होते क्या हैं। जैसे कि हमने क्या देखा, एक अकॉर्डिंग टू यूज़ देखा, एक अकॉर्डिंग टू फॉर्म देखा। तो ये जो है ये हमारा अकॉर्डिंग टू यूज़ है और ये हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्म है। तो अकॉर्डिंग टू यूज़ में सबसे पहले हमने देखा था इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, पर्सनल लेटर, टेलीफोन कॉल्स, ऑफिस कॉल्स, है ना। ग्रुप कॉन्टैक्ट में क्या आ जाएगा, जो डेमोस्ट्रेशंस होते हैं या फील्ड ट्रिप होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, ये सब। मास कॉन्टैक्ट में क्या आ जाएगा, बुलेटिन्स हैं, लिफलेट्स हैं, है ना, लेटर्स हैं, टेलीविज़न है, ये सब।
अब जब हम लोग फॉर्म के अकॉर्डिंग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्म देखते हैं, तो रिटर्न, स्पोकन और विजुअल। तो रिटर्न में क्या आ जाएंगी, जो भी लिफलेट्स वगैरह हैं। स्पोकन में क्या आएगा, जो भी कॉल्स वगैरह हैं। और ऑब्जेक्टिव और विजुअल में क्या आएंगे, जो मोशन में पिक्चर वगैरह हैं, मूवीज़ हैं, चार्ट्स हैं, रिजल्ट हैं, जो पोस्टर्स हैं, ये सब। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, डिस्क्राइब द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज अ प्रोग्राम विच शॉट टू चेंज द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड टू ट्रांसफॉर्म द स्टेगनेंट विलेज इनटू प्रोग्रेसिव रूरल कम्युनिटी। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, कम्युनिटीज़ में जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे इकोनॉमिकल, सोशल या फिर कल्चरल लाइफ के कारण, ठीक, ये होते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब है हमारा 5th क्वेश्चन, जो है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन। जो एडॉप्शन के बारे में अभी तक हमने पढ़ा, वो एडॉप्शन का क्या प्रोसेस है, कैसे वो एडॉप्शन होता है ना, ये अपने को बताना है। तो 5 स्टेजेस होते हैं एडॉप्शन के, क्या क्या, नॉलेज, परसुएशन, डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन, कन्फर्मेशन। अब ये सब क्या है, तो नॉलेज सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इट इज़ द स्टेज द इंडिविजुअल इज फर्स्ट एक्सपोर्ट टू एन innovation but lacks information about the innovation. It should be noted that during the stages of the process, the individual has not been inspired to find more information about the innovation. नॉलेज क्या होता है, हम लोग किसी को इंट्रोड्यूस तो करा देंगे इनोवेशन के लिए, पर उसको उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता ही नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को नॉलेज गैदर करना है, ठीक। तो ये हुआ अपना नॉलेज। फिर है परसुएशन। तो परसुएशन क्या है, इन दिस स्टेज द इंडिविजुअल इज इंटरेस्टेड इन द इनोवेशन एंड एक्टिवली सीक्स इंफॉर्मेशन डिटेल अबाउट द इनोवेशन। परसुएशन क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, बैरियर में परसेप्शन जो बन जाता है ना, तो किस वे से हम लोग उसको इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को हम लोग ले रहे हैं, कैसे परस्यू कर रहे हैं, ये हुआ हमारा परसुएशन। थर्ड है डिसीजन। डिसीजन में क्या है, इन दिस स्टेज द इंडिविजुअल टेक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनोवेशन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द इनोवेशन एंड डिसाइड्स वेदर टू अडॉप्ट। और डिसीजन में क्या होता है, उस इनोवेशन का अपन नॉलेज दे दिया उसको, परसू कर लिया वो उसको, अब वो डिसीजन बनाएगा कि उसको अडॉप्ट करना है उस इनोवेशन को, उसको रिजेक्ट करना है, ठीक। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा कि इन दिस स्टेज the individual employ the innovation to a varying degree depending on the situation. During this stage, the individual determine the usefulness of innovation and may search for further information about it. Confirmation. Although the name of this stage may be misleading, in this stage the individual finalizes his decision to continue using the innovation and may use the innovation to its full potential. इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, अभी तक वो क्या किया, डिसीजन कंक्लूड किया है ना। अब डिसीजन के बाद वो ये डिसाइड करेगा कि उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है, ठीक। मतलब वो इस स्टेज में क्या करता है, उसकी यूज़फुलनेस को सर्च करता है। अब आया कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन, इम्प्लीमेंटेशन में हमने देख ही लिया कि वो अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो कन्फर्मेशन क्या करता है, एंड रिजल्ट जो कंक्लूड करता है एक अडॉप्टर, है ना, कि मेरे को अब इसको कंफर्म है, मैं इस इनोवेशन को अप्लाई करूँगा या इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक। तो ये होता है कन्फर्मेशन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या मॉडल होते हैं, ठीक। तो कम्युनिकेशन के मेनली 3 मॉडल होते हैं, लीनियर मॉडल, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल और इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल। अब लीनियर मॉडल के अंदर आएगा हमारा एरिस्टोटल का, लॉजवेल का, सैनन एंड वीवर, बर्लोज, SMCR मॉडल, है ना। ट्रांजैक्शनल में आता है हमारा बर्नॉल, डांस। और इंटरेक्टिव में आता है ऑसगुड, सैक्रम और वेस्ले एंड मैकलिन। जैसे कि इसमें जो ये सब बेस्ड किस पे हैं, तो जैसे कि बर्लो वाला कम्युनिकेशन है ना, इससे हम लोग हर मॉडल को समझ सकते हैं। एक होता है सेंडर, सेंडर से जाता है हमारा मैसेंजर में,
मैसेंजर से चैनल्स के थ्रू होके रिसीवर तक पहुंचता है। ठीक है, हर मॉडल में यही होता है, बस किसी में बीच में कुछ और आ जाता है। बस जो मेन फ्रेम है वो यही है कि सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। ठीक, मैं इसको लिख देती हूँ, सोर्स, मैसेज, चैनल, फिर रिसीवर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है डिस्क्राइब द कैटेगरी ऑफ फार्मर इन टर्म ऑफ एडॉप्शन। तो ये क्वेश्चन हमने सेम देखा था पार्ट सी में, है ना। उसमें भी मैंने आपको यही डिस्क्राइब किया था कि 5 कैटेगरी होती हैं। इनोवेटर मतलब कि वेंचर सम, अर्ली अडॉप्टर मतलब कि रेस्पेक्टफुल, अर्ली मेजोरिटी, डेलिबरेट, लेट मेजोरिटी, स्केप्टिकल, एंड लैगर्ड्स यानी कि ट्रेडिशनल। तो ये हुआ हमारा पार्ट सी और पार्ट डी ख़त्म। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एक्सटेंशन एग्ज़ाम। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। Thank you so much for watching my videos, and I request you again to please subscribe to my channel so that I can provide you more such informative videos. Thank you so much.